नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, सिंपल हिंदी में, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन। अगर आप सही और भरोसेमंद फाइनेंस नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। हर इन्वेस्टर के दिमाग में, आप हों या मैं, यही सवाल घूमता है कि भाई मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। ये जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, ये जो स्मार्ट मनी है, वो अपना पैसा लगा कहाँ रहा है। तो आज हम कोटक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट प्लेबुक को डिकोड करने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जनवरी 2026 के हिसाब से उनकी सोच क्या है। देखिए, इन्वेस्टिंग में ना सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी फैसला होता है एसेट एलोकेशन का। अब आप सोचिए, इसे एक बैलेंस्ड थाली की तरह समझिए। जिस तरह थाली में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सबका एक सही प्रोपोर्शन होना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह एक पोर्टफोलियो में भी इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर का सही बैलेंस बनाना क्रिटिकल है। अच्छा, अब जरा कोटक के कुछ मेन फंड्स पर नजर डालते हैं तो एक बात तो बिल्कुल साफ साफ नजर आती है। इक्विटी पर यानी स्टॉक्स पर उनका रुख न्यूट्रल है, मतलब न वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, ना ही बहुत ज्यादा डिफेंसिव। लेकिन असली कहानी गोल्ड और सिल्वर में छुपी है, जहां उनका स्टैंड्स है ओवरवेट। इससे साफ इशारा मिलता है कि फंड हाउस का झुकाव फिलहाल कमोडिटीज की तरफ कहीं ज्यादा है। तो ये ओवरवेट या OW, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल भाषा में, जब किसी फंड मैनेजर को लगता है कि कोई पर्टिकुलर एसेट, जैसे कि यहाँ पर गोल्ड या सिल्वर, भविष्य में बाकियों से बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो वो इसमें नॉर्मल से ज्यादा पैसा लगाते हैं। बस इसी को कहते हैं ओवरवेट होना। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये न्यूट्रल वाला नजरिया सिर्फ ओवरऑल इक्विटी तक ही सीमित नहीं है। मार्केट कैप सेगमेंट्स में भी, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों पर भी कोटक का स्टैंड्स न्यूट्रल ही है। इसका मतलब साफ है कि वो फिलहाल किसी एक साइज की कंपनीज पर कोई बड़ा दांव लगाने से बच रहे हैं और एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना रहे हैं। तो ठीक है, एसेट एलोकेशन की बड़ी तस्वीर तो हमने समझ ली। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और ये देखते हैं कि ग्रोथ के असली इंजन कौन से हैं, मतलब कि वो कौन से सेक्टर हैं जिन पर फंड हाउस सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। लिस्ट में सबसे पहले आता है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स। ये सीधा सीधा इशारा करता है कि देश की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है वो काफी मजबूत है। सीधी सी बात है, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो गाड़ियों की डिमांड भी बढ़ती है, और ये सेक्टर तो सीधे सीधे इकोनॉमी की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगला है हेल्थ केयर, और इसमें भी खासतौर पर हॉस्पिटल्स और डोमेस्टिक फार्मा। अब देखिए, ये एक डिफेंसिव सेक्टर भी है और ग्रोथ सेक्टर भी। भारत की बढ़ती आबादी और हेल्थ को लेकर जो अवेयरनेस बढ़ रही है, उसके चलते इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो काफी मजबूत दिखाई देता है। तीसरा पॉजिटिव सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज। ये तो किसी भी अर्थव्यवस्था की, आप कह लीजिए, रीढ़ की हड्डी होती है। बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब इकोनॉमी को चलाने वाले ईंधन हैं। तो जाहिर है, अगर देश ग्रो करेगा तो ये सेक्टर तो भागेगा ही। और आखिर में आता है कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। इसका मतलब है वो चीजें जिन पर लोग तब खर्च करते हैं जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जैसे कि गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, घूमना फिरना। इस सेक्टर पर पॉजिटिव होना दिखाता है कि फंड हाउस को इंडियन कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर पर कितना जबरदस्त भरोसा है। चलिए अब सेक्टर्स से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और उन बड़ी लॉन्ग टर्म थीम्स को समझते हैं जिन पर कोटक पॉजिटिव है। ये थीम्स हमें बताती हैं कि आने वाले सालों में ग्रोथ की लहर कहाँ से आ सकती है। ये थीम्स असल में उन सेक्टर्स को एक साथ जोड़ती हैं जिनकी हमने अभी अभी बात की। कंजम्पशन एंड ई-कॉमर्स भारत की बढ़ती आबादी और डिजिटल बूम को दिखाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर सर्विसेज देश के डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल हैं। तो ये तीनों मिलकर इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी की एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, पर इसे एक्शन में कैसे लाया जाए? और सबसे जरूरी सवाल, इसमें रिस्क कितना है? तो चलिए अब देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को किन फंड्स के जरिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और सबसे जरूरी, उनके रिस्क लेवल्स क्या हैं। ये कुछ फोकस प्रोडक्ट्स हैं जिनके जरिए इस सोच पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है, जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड, बिजनेस साइकिल फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। पर हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं। हर फंड का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है और अपना एक रिस्क लेवल होता है। अब जरा इस रिस्कोमीटर पर नजर डालिए।
जो फंड ज्यादातर पैसा इक्विटी में लगाते हैं, जैसे कि एक फ्लेक्सी कैप फंड, वो हाई ग्रोथ का पोटेंशियल तो देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनमें रिस्क भी वेरी हाई होता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ज्यादा रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं, जैसे कि इक्विटी सेविंग्स फंड। ये क्या करते हैं? ये इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज में पैसा लगाकर रिस्क को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इनका रिस्क लेवल मॉडरेटली हाई होता है। ये दिखाता है कि अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से सही फंड चुनना कितना ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या निकला? सारी बातचीत का सार क्या है? चलिए कोटक की रणनीति के सबसे जरूरी पहलुओं पर एक आखिरी नजर डालते हैं, ताकि पूरी तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कोटक का प्लेबुक हमें कुछ मुख्य बातें बताता है। नंबर 1, वो इक्विटीज पर फिलहाल एक सतर्क यानी न्यूट्रल रुख अपना रहे हैं। नंबर 2, उनका भरोसा गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज पर ज्यादा है, वहां वो ओवरवेट है। और सबसे बड़ी बात, वो भारत की डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी पर एक बड़ा दाव लगा रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने ऑटो, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल्स जैसे सेक्टर्स को अपनी पसंद बनाया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।